हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज है 18th ऑफ अगस्त और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मैटर पार्ट 2 इन योर 2021 बैच, राइट। सो जस्ट टेल मी गाइस इफ यू कैन हियर मी, इफ यू कैन सी मी, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, राइट। और आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर सेशन 1 ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे इस चैप्टर के। आपको मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया गया था, डाइपोल पढ़ाया गया था, मैग्नेटिक डाइपोल एंड ऑल दोज स्टफ इज डन, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डाईमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड ऑल दोज टॉपिक्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करो, hit the bell icon and also hit the all button so that you get all the notifications of it। साथ ही साथ बच्चों एक नई न्यूज है आप सभी के लिए। क्रैश कोर्स जो चल रहा है 2020 बैच के लिए, उसके प्राइसेस ड्रॉप हो चुके हैं। तो 1999 में आपको वही क्रैश कोर्स अब मिल जाएगा बच्चों। तो आपको जाना है इस लिंक पे vdnt.in/neetcc और कूपन कोड यूज करना है GGNEET टू गेट दिस डिस्काउंटेड प्राइस। पहले ये प्राइस 2999 था कल तक, आज ही ये ड्रॉप हुआ बच्चों। फटाफट ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो। इसके अलावा बच्चों ये है प्रो सब्सक्रिप्शन, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2021 एंड 2022। तो यहां पे आपको क्या क्या मिलता है, यू विल गेट लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और साथ ही साथ असाइनमेंट्स एंड नोट्स। ये बिल्कुल फुल प्रिपरेशन आपको यहां पे मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी मिलते हैं, वेदांतु का तत्व मटेरियल भी आपको मिलता है एंड यू कैन प्रिपेयर ब्यूटीफुली फॉर योर नीट एग्जाम इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रो सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों vdnt.in/ytpro पे जाना है आपको और फिर आपको ग्रेड सेलेक्ट करना होगा, 11th या फिर 12th, नीट यूजी 2021 या फिर 2022, ठीक है। एंड देन यू विल हैव टू सेलेक्ट योर प्राइसिंग, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ, जो भी आपको सही लगे आप वो प्राइसिंग ले लो, बिकॉज यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ यू आर ज्वाइनिंग इट फॉर 12 मंथ, राइट। एंड बच्चों ये है इसके पूरे डिटेल। आपको एक स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म बैच मिल जाता है, यू गेट ऑल चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज एज वेल। आपको मिल जाता है क्रैश कोर्स, जब ईयर एंड आएगा तो हम क्रैश कोर्स कराते हैं, राइट, जैसे 2020 के बैच को करा रहे हैं, तो उनके लिए आपको अपने लिए क्रैश कोर्स मिल जाएगा। यू विल गेट टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, लर्निंग मटेरियल एंड रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एज वेल। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको इस पे, दैट इज अमेजिंग, राइट एवरीवन। तो अगर आपको 15% का डिस्काउंट चाहिए, आपको क्या करना होगा बच्चों, इस लिंक पे जाना होगा vdnt.in/ytpro, GGPro कूपन कोड आपको यूज करना होगा टू गेट द 15% डिस्काउंट। ओके, ये हमारा ऐप है वेदांतु ऐप, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, t.me/vneetofficial, ज्वाइन दिस एज वेल। एंड ये है आज का स्केड्यूल, आज है 18th ऑफ अगस्त, है ना, और आप देख पा रहे कौन कौन सी क्लासेस हैं आज। टेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग, ओके। एंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन को। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई थी बच्चों। जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक ये सिखाया था, है ना, जोश हाई है ना बच्चों, सीखना है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे ये, एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम फ्रॉम हियर। ये टॉपिक मैंने सिखाया था, किन लोगों को याद है, कितने बच्चों को याद है? इफ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द लास्ट क्लास, देन स्वैग सैल्यूट दे दो एक बार चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चल जाए, राइट। ये है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर इस टॉपिक को एक बार क्विकली रिवाइज करना है तो मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें। हमने सीखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप बार मैग्नेट का लिखते हैं तो हमने देखा था एक बार मैग्नेट के पास 2 पोल स्ट्रेंथ होते हैं। इसके नॉर्थ पोल के पास पोल स्ट्रेंथ होता है +m और साउथ पोल के पास होता है -m। -m से +m डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की, और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है दिया जाता है इस फॉर्मूले से, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पोल्स, या फिर लेंथ ऑफ द मैग्नेट कह सकते हैं आप। एक्चुअली ये थोड़ा सा कम होता है ना, बट दैट इज इमटेरियल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमने देखा था, जब कोई कॉइल हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो आपने देखा था कि मान लो एक करंट कैरिंग कॉइल है, I इज द करंट, A इज द एरिया।
तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, है ना, कोई मैग्नेटिक यू कैन से पोल स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था I इंटू एरिया वेक्टर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर। अब हमने इसी फॉर्मूले को यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमने बोला कि करंट कितना होगा इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, करंट हमने बोला था चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड किया था, अगर आपको याद होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, है ना, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये आ गया था। और फिर यहीं से बच्चों हमने सारी चीजें कैलकुलेट करी थी, हमें आंसर मिला था EVR डिवाइडेड बाई 2, है ना बच्चों, ये इसका आंसर आया था EVR डिवाइडेड बाई 2। तो चलो ये तो एक बार जल्दी से रिवाइज हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए EVR बाई 2 इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, अगर आप देखोगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म की क्यों है आखिर ये मैग्नेटिज्म, राइट, कोई भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, इसका जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं फील के साथ, और फिर बाद में ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जब आप कोई भी मटेरियल की बात कर रहे हो तो उसके अंदर जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होंगे, करेक्ट। और अभी अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जब आपके पास एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जब आपके पास एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है इस फॉर्मूले से EVR डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हुआ कि दुनिया के जितने भी मटेरियल्स हैं, हर जगह एटम्स हैं और हर जगह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट तो हर मटेरियल में है। अब वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है ये मैटर करता है, और वो हम देखेंगे थ्योरी अलग अलग मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बात करोगे तो डाई मैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर ऐसे है तो दूसरे वाले की स्पिन ऑपोजिट होती है, और स्पिन के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आप सपोज करिए इस तरफ होगा डाई मैग्नेटिक में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि दो मैग्नेटिक मोमेंट्स दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इसलिए आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा बच्चों 0, है ना। सो उस केस में हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इस तरफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाद में हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, वो सब अलग बात है। लेकिन इससे एक बात समझ में आ गई कि जो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है ना, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट एवरीवन। चलिए अब बेसिकली क्या होता है, जब तक आपने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं किया है, चलो आप एग्जांपल आयरन का ही ले लो, है ना, वैसे तो उसमें डोमेन्स होते हैं, बट ऐसा कहता हूं मैं कि मान लीजिए आपके पास एक मटेरियल है बच्चों, ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मतलब ये मैग्नेटिज्म शो कर सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आयरन का पीस का एग्जांपल ले लो आप, अगर आप एक आयरन के पीस को उठाते हो तो क्या ये हमेशा मैग्नेट की तरह एक्ट करता है? नहीं, इसको मैग्नेटाइज करना पड़ता है आपको। तो ऐसा क्या हुआ कि बिफोर मैग्नेटाइजेशन वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन हमने इसको मैग्नेटाइज किया, अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। तो मैं आपको बताता हूं एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ, चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरफ, पांचवा इस तरफ, है ना, ऐसा कुछ भी रैंडम यू कैन से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। तो होता क्या है, जब ये मैग्नेटिक मटेरियल मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये मैग्नेटाइज हो सकता है, इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, लेकिन अभी ये मैग्नेटाइज्ड नहीं है। इस केस में क्या हो रहा है ना, ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं, और आपने शायद वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई वेक्टर एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है ना, तो आप कहते हैं कि नेट वेक्टर या फिर रिजल्टेंट इसका 0 हो जाता है।
मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके किसी बॉडी में ऐसा गिवन है कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा ना वो 0 हो जाएगा। ये एक्चुअली ट्रायंगल लॉ से ही आता है वेक्टर्स में। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या बोला, जब मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल तो है वो, लेकिन अभी मैग्नेटाइज्ड नहीं है, तो उस केस में क्या हो रहा है, सारे इसके मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करेंगे और नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको मैग्नेटाइज करो, है ना, आप इसको मैग्नेटाइज करो। तो हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए एक कॉइल ले लेते हैं, बेसिकली सोलेनॉइड कह लो आप, ठीक है। और इस सोलेनॉइड के अंदर आप इसको रख देते हो, इस मैग्नेटिक मटेरियल को। ये देखो ऐसे कुछ कह लो आप, सिंपल वेग भाषा में, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो इस सोलेनॉइड में कुछ करंट फ्लो कराओ आप। जब इस सोलेनॉइड में कुछ करंट फ्लो होगा तो ये सोलेनॉइड कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, लेट्स से बी वेक्टर, है ना। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, म्यू नॉट एन इनटू आई, बिल्कुल होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इस मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेंगे। आपने पढ़ा है ना मैग्नेटिक डाइपोल वाला टॉपिक बच्चों, लास्ट क्लास में आपको यह सिखाया गया था कि जब एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे किसी एंगल पे रखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, ये फील्ड है, तो इस पे एक टॉर्क लगता है। सीखा था, याद है, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो बेसिकली आप बोलेंगे इस पे एक टॉर्क लगेगा और सारे मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो कोशिश करेंगे कि इस डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर पाए। हालांकि वो वैसे वाइब्रेट भी करते रहेंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर भी है, एटम्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो परफेक्टली इधर अलाइन हो जाए, लेकिन हाँ उनका ओरिएंटेशन इस तरफ ही हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों? एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फिर से। जब तक आपने उस मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं किया है, यानी कि आपने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई है, सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। इसको मैग्नेटाइज करने के लिए आपको आपने इसको रखा एक कॉइल के अंदर या फिर सोलेनॉइड के अंदर, ताकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जा सके। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तब आपको डेफिनेटली कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा विच विल नॉट बी इक्वल टू 0 और आप बोलोगे अब हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है। बताइए एक बार चैट बॉक्स में, स्वैग सैल्यूट दीजिए बच्चों अगर आपको बात समझ में आ गई है तो। कम ऑन एवरीवन, सिंपल सी थ्योरी है ना यार, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, जैसे ही लगाया सारे मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गए तो नेट आ जाएगा, क्योंकि सारे वेक्टर्स अगर एक डायरेक्शन में हैं तो वो ऐड होंगे ना, तो कुछ नेट वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की। हालांकि ये थ्योरी डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होगी, तो वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद बच्चों। फिलहाल तो मैं ये हटा रहा हूं आपको। तो बताइए एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिज्म आपको क्लियर हुआ है क्या? है ना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आते हैं कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं चीजों से रिलेटेड है ना, मैग्नेटाइजेशन वगैरह से। पहली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है देखिए, इट इज अ क्वांटिटी रिलेटेड टू करंट्स इन द कॉइल एंड कंडक्टर्स। देखो ये कॉइल है ना, इसमें जो आपने करंट फ्लो कराया है वो कह रहा है उसी से रिलेटेड है। हालांकि मैं आपको बताता हूं ये एक्चुअली होता क्या है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को आप डिनोट करते हैं H से, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड बाय द कॉइल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड बाय द कॉइल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, अगर आपने सोलेनॉइड लिया है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सोलेनॉइड की, म्यू नॉट एन इंटू आई, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट, एंड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो बच्चों देखो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, एन इंटू आई, है ना, एन इंटू आई। तो बिल्कुल करंट पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, करंट। अब ध्यान से सुनिएगा, करंट का जो यूनिट होगा वो होगा एम्पियर,
और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अब नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट है नहीं, हाँ पर यूनिट लेंथ यानी कि नीचे आ जाएगा मीटर, तो इसकी यूनिट होती है बच्चों एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, एम्पियर मीटर इनवर्स, है ना, एम्पियर पर मीटर कह लो आप, या फिर एम्पियर मीटर पावर -1। सबको समझ में आ गया क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी बच्चों? बहुत आसान सी चीज है, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है कॉइल के थ्रू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कर दो, वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये आपने लगाया है ना, आपने इसको अप्लाई किया है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट यू कैन से प्रॉपर्टी पे, मैग्नेटाइजेशन। इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। इसको कई बार m से डिनोट किया जाता है, बट हम लोग इसको जनरली I से भी डिनोट करते हैं। रीजन उसका मैं आपको बताऊं, कैपिटल M से आपने ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट कर रखा है, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप मैग्नेटाइजेशन को I से डिनोट कर सकते हो। ये जो I होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, I का मतलब होता है यानी कि मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड इन द मटेरियल। अभी बताया था ना, जैसे ही आप इसको कॉइल के अंदर रखोगे, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। पहले तो जीरो था ये मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर, अब वो डेवलप हो जाएगा। तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ये कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। सिंपल फॉर्मूला देख लो, है ना, मैग्नेटाइजेशन यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हुआ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब थोड़ा सोच के बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों? हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था I इंटू एरिया वेक्टर, करंट इंटू एरिया वेक्टर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब। अब आप देखोगे मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, आपको इसकी यूनिट भी क्या मिल जाएगी, एम्पियर पर मीटर ही तो मिलेगी। यानी कि एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हमें क्लियर हो गई कि पहली प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटाइजेशन, दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम है ना, दोनों की डायमेंशंस जो है वो सेम है, आप कह सकते हैं एम्पियर पर मीटर, और ये भी है बच्चों एम्पियर पर मीटर। ओके एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ नोट करते जाइए, वैसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इस चीज का, है ना। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि किसी मटेरियल को कितनी आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, और ये सिंपली रेशियो है मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, ये एक्चुअली एक आउटपुट की तरह है कि आपको क्या आउटपुट मिला। आपने यहां पे इनपुट लगाया, राइट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज लाइक इनपुट, तो H जो है वो इनपुट के जैसा है। इनपुट कैसे है? क्योंकि आपने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाई है सोलेनॉइड के थ्रू, और वो कितनी लगाई है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये कहलाता है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ऐसा करने से क्या हुआ, आपको कुछ आउटपुट मिला। आउटपुट क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया आपको, तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आउटपुट है। तो अगर आप xm लिखना चाहते हैं, एक्चुअली इसको x से डिनोट किया जाता है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट, आप कह लो। आउटपुट क्या है? I, यानी कि मैग्नेटाइजेशन, एंड डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है? H, यानी कि इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो I अपॉन H होता है बच्चों ससेप्टिबिलिटी। और ध्यान से देखोगे तो ससेप्टिबिलिटी का आपको पता चलेगा कि इसकी यूनिट जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है यूनिट, है ना, एक्चुअली यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है आप कह सकते हैं, क्योंकि I भी एम्पियर पर मिनट है, सॉरी एम्पियर पर मीटर है, और ये H भी एम्पियर पर मीटर ही है, तो दोनों का डायमेंशन सेम है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई। ठीक है बच्चों, तो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर सेम वैल्यू ऑफ H के लिए, यानी कि सेम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फील्ड के लिए I की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो आप बोलेंगे इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, इसका जो रिस्पॉन्स है मैग्नेटाइजेशन के लिए वो काफी अच्छा है ना बच्चों। चलो देख लो एक बार ये तीनों प्रॉपर्टीज सभी को क्लियर है क्या गाइस? अगर सभी को क्लियर है तो एक बार स्वैग सैल्यूट बना दो चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। यस, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया।
तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी हो चुकी हैं क्लियर, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों म्यू आर। म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में एक डायरेक्ट रिलेशन है, आपको जो याद रखना होगा। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज गिवन बाय 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी वही बताता है ना कि उस मटेरियल में कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कराया जा सकता है। तो यहां से सिंपल सा इसका फॉर्मूला है बच्चों जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। हालांकि आपके सीबीएसई में से ये टॉपिक हटा दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सीबीएसई के डिलीटेड टॉपिक्स फॉर 2021 बैच, तो आप देखेंगे कि ये पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मटेरियल वाला टॉपिक ही एक्चुअली हटा दिया गया है। लेकिन हम जो ये कर रहे हैं वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं फिलहाल, है ना। सारे सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने बच्चों। अब आते हैं थोड़ा डिस्कशन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पे डिस्कस करते हैं। देखो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ओके। अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना तीनों मटेरियल में बिफोर मैग्नेटाइजेशन, देखो यहां पे लिखा है नथिंग इज अप्लाइड हियर, है ना। नो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वाला केस है ये पूरा, यानी कि H इक्वल टू 0 वाला केस है। और इस केस में आपने कुछ अप्लाई कर दिया है, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H है, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यू कैन से। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए, यहां पे डायमैग्नेटिक लिखा है, थोड़ा शाइन कर रहा है सरफेस तो आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं बच्चों, ये डायमैग्नेटिक का केस है। डायमैग्नेटिक में मैं आपको अभी अभी बता रहा था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों, एक इस तरफ स्पिन करेगा और एक इस तरफ स्पिन करेगा, है ना। सो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। दैट इज वाई एक का मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर हुआ तो दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। तो आप देखेंगे यहां पे कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी एरो नहीं दिखाया गया है। हालांकि पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कि पहले से ही कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं। हालांकि ये इधर उधर है ना, मतलब ये एक डायरेक्शन में अलाइंड नहीं है, तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो अभी भी 0 आएगा। हालांकि मैग्नेटिक मोमेंट है यहां पे, हर एक एटम का कुछ ना कुछ है, बट नेट 0 है, ओवरऑल 0 है। यहां तो एटम्स का ही 0 है ना। हर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो 0 ही हो गया है। तो नेट की तो बात ही छोड़ो, यहां पे हैं बट उनका नेट 0 हो रहा है बिकॉज दे आर इन रैंडम डायरेक्शंस। फेरोमैग्नेटिक में भी होते हैं, बट यहां पे डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन जहां पे जितने भी एटम्स हैं सभी का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा। आप अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। डोमेन्स का मतलब होता है एक छोटा सा डोमेन हुआ ना, तो यहां पे सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में है। ये मान लो एक और छोटा सा डोमेन है, तो यहां पे भी सब एक डायरेक्शन में है, ऐसे देखो, है ना। तो इस वजह से इनमें जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आती है वो काफी हाई होती है, मैग्नेटाइजेशन। डोमेन मतलब छोटे छोटे रीजन्स जहां पे सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में पाए जाते हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं जब आपने अप्लाइड फील्ड लगा दी, वहां पे अप्लाई कर दिया फील्ड को, ध्यान से देखना डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा है बच्चों। आपने फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करी है, देखो ये रेड वाली एरो है ना, इस डायरेक्शन में अप्लाई करी आपने फील्ड, लेकिन ध्यान से देखो इनके मैग्नेटिक मोमेंट को, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दिख रहा है आपको, ये देखो ये लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, आपका अप्लाइड फील्ड राइट की तरफ है, लेकिन इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में रखो कि ये ऐसा ऑपोजिट स्पिन की वजह से ही होता है, ठीक है। जब आप फील्ड इसमें लगा देते हो तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड में कमी और मतलब आप कह सकते हैं फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीड डिक्रीजेस, फॉर अनदर इलेक्ट्रॉन स्पीड इंक्रीजेस। उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है डायमैग्नेटिक में कि जब फील्ड इस तरफ लगाई गई है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, और वो बहुत छोटा सा होता है। वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन विल बी सीन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में आप देखेंगे इसमें जब आपने इस तरफ लगाया मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में है ना, ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट देखो सेम डायरेक्शन में।
यहां पे भी बहुत स्मॉल मैग्नेटाइजेशन मिलता है, बहुत स्मॉल, यहां पे भी बहुत स्मॉल मिलता है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है और ये सेम डायरेक्शन में मिलता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो उसको रिपेल करता है ना। आइए लास्ट वाले में आते हैं। इसमें बहुत यू कैन से लार्ज मैग्नेटाइजेशन विल बी सीन एंड ऑब्वियसली इन द सेम डायरेक्शन। ये तो फेरोमैग्नेटिक है, ये तो बहुत अच्छा मैग्नेटाइजेशन दिखाएगा आपको, है ना बच्चों। तो आप बोलेंगे डाईमैग्नेटिक में स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इज सीन, और यू कैन ऑल्सो से इट इज फीबली मैग्नेटाइज्ड। फीबली मतलब बहुत थोड़ा सा, है ना, ये फीबली मैग्नेटाइज्ड होता है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी फीबली मैग्नेटाइज्ड होता है बट इन सेम डायरेक्शन, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है सेम डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार देख लीजिए फटाफट से। यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन आने का लॉजिक जो था वो वही था कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये आपके थोड़ा थ्योरी के लिए है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आप इसको पढ़ लेना एक बार, आपके थ्योरी के लिए है और आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। सो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच आर फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सब डाईमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच आर फीबली मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्काली, अल्कालाइन अर्थ मटेरियल्स, and then you have platinum, oxygen, etc. Ferromagnetic substances are those substances which are strongly attracted by a magnet. अभी मैंने जो आपको समझाया वही थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। आयरन, कोबाल्ट, निकल और ये सब बाकी केसेस हैं फेरोमैग्नेटिक की। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है डाईमैग्नेटिक में, ये देखो, जब आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बाहर से ही निकल जाती है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, राइट। यहां पे अंदर जाती हैं फील्ड्स, और यहां पे ज्यादा से ज्यादा फील्ड्स अंदर जाती हैं क्योंकि बहुत अच्छे से अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है एवरीवन, चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। आइए, वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको खुद ही करा देता हूं। ये जो ग्राफ आपसे पूछा गया है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद द टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो होता क्या है ना, वैसे तो ससेप्टिबिलिटी काफी हाई है फेरोमैग्नेटिक की, बड़ी आसानी से आप उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ ये डिक्रीज होती जाती है। तो ये 1 अपॉन, आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी होता है। क्यूरी-वीस लॉ भी कहते हैं इसको। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। और एक और चीज, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो और आप अगर क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर चले जाते हो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, उसके डोमेन्स ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में मैंने आपको एक ही डिफरेंस बताया था कि पैरामैग्नेटिक में डोमेन्स नहीं होते हैं, फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स होते हैं। अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर चला गया तो फेरोमैग्नेटिक के डोमेन्स भी ब्रेक हो जाएंगे। उस केस में आप बोलोगे कि अब वो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और जब आप ऐसा रिलेशन जब भी देखते हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जैसे देखो ना, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस दिखा होगा ना आपने, तो आप ऐसा भी देख सकते हो ना, P इज इक्वल टू C अपॉन V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों, और यहां पे भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा बिल्कुल। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, x is inversely proportional to the temperature. I hope you got it right. एक बार बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, समझ में आ गया? याद रखना है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, और जब भी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल का केस आता है ऐसा वाला, तो ये ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 needles N1, N2 and N3, ये आपको सॉल्व करना है, आर मेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक, paramagnetic and diamagnetic substance respectively. A magnet when brought close to them will attract N1 strongly but repel N2 and N3 weakly, attract all three of them, attract N1 and N2 strongly but repel N3, attract N1 strongly, N2 weakly, repel N3 weakly. चलिए बताइए क्या आंसर है? पहला फेरोमैग्नेटिक है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है, तीसरा डायमैग्नेटिक है ना। बिल्कुल सही है, ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं, विच इज करेक्ट।
देखो यार, फेरोमैग्नेटिक को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा वो, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन विल बी सीन, राइट? तो अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, फेरोमैग्नेटिक है, बहुत बढ़िया। दूसरा है पैरामैग्नेटिक, इसमें भी अट्रैक्शन होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, तो N2 वीकली, है ना, वीकली अट्रैक्ट करेगा इसको। एंड रिपेल N3 वीकली, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक में थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन देखा जाएगा, तो वीक रिपल्शन होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक में रिपल्शन ही होने वाला है, राइट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। डोमेन फॉर्मेशन इज द नेसेसरी फीचर ऑफ, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है बच्चों? फेरोमैग्नेटिज्म, राइट? फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन एक नेसेसरी फीचर होता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज जल्दी से बता देता हूं। देखो, जब ससेप्टिबिलिटी की बात की जाती है, राइट, तो कई बार एग्जामिनेशन में आपको मटेरियल आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि बताओ कौन सा मटेरियल है। तो देखो बच्चों, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी अभी देखा है, I डिवाइडेड बाई H, ये आउटपुट है और ये इनपुट है ना? I इज द आउटपुट, H इज द इनपुट। अगर आप बात करोगे डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, तो इसमें जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है ना, वो होती है बच्चों नेगेटिव और स्मॉल। प्लीज याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि जो डेवलप होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट, वो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी अभी आपने देखा है कि अगर ये आपका मटेरियल है, इसमें आपने फील्ड लगाया है इस तरफ, है ना, ये H की डायरेक्शन है कह लो आप, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आ जाती है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, इसलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये क्या है? I यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, H यानी कि अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन। स्मॉल क्यों होता है? अभी अभी पढ़ाया गया आपको कि बहुत फीबली मैग्नेटाइजेशन देखा जाएगा यहां पे। अगर आप बात करेंगे बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो यहां पे ये वैल्यू होती तो पॉजिटिव है, बट यहां पे भी काफी स्मॉल होती है। स्मॉल इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन देखा जाएगा, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि I की और H की डायरेक्शन सेम है ना? और अगर आप बात करेंगे बच्चों लास्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो ये भी पॉजिटिव होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये बहुत लार्ज वैल्यू होगी एज कंपेयर्ड टू बोथ द मटेरियल्स, राइट? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये टेबल एक बार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये बच्चों, और यहीं से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है? चलिए फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायमैग्नेटिक नेगेटिव स्मॉल, पैरामैग्नेटिक पॉजिटिव स्मॉल, फेरोमैग्नेटिक पॉजिटिव लार्ज वैल्यू विल बी देयर। ओके, चलिए बच्चों आज के लिए तो इतना ही है, आज मैं आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। अभी हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में अर्थ मैग्नेटिज्म रह गया है, और मैं आपको थोड़ा सा हिस्टेरिसिस लूप की भी जानकारी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्रो सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। vdnt.in/ytpro इसका लिंक है, और ग्रेड्स आपको सेलेक्ट करने होंगे अपने, और उसके बाद बच्चों कुछ भी नहीं है, अपना प्लान सेलेक्ट करो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। 12 मंथ में यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली, राइट? एंड देन ये इसकी सारी डिटेल्स जो मैं आपको बता चुका हूं आज, 15% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। इस लिंक पे जाना है, GG Pro कूपन कोड यूज करना है। और हाँ, क्रैश कोर्स, अगर कोई 2020 का बच्चा ये सेशन देख रहा है, तो क्रैश कोर्स में अभी डिस्काउंट आ चुका है, 1999 का हो चुका है क्रैश कोर्स। ये बच्चों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है t.me/vneetofficial, और ये है हमारा चैनल। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक कर दो, अगर हमारा छोटा सा एफर्ट आपको पसंद आया तो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और समझते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म और साथ ही साथ हिस्टेरिसिस लूप। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।